तो लास्ट टाइम जो हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस की थी वो थी हमारे पास इन चैप्टर 1 आर एन से आर एन की तरफ या आर एन से आर एन की तरफ। और प्रीवियसली जो हमने फोर्थ चैप्टर में डिस्कस किया वो हमारे पास थी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस वी से वेक्टर स्पेस W। और हमने डिस्कस किया था कि इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास मैट्रिक्स क्या होता है, इन केस ऑफ रोटेशन shear कंप्रेशन और एक्सपेंशन, इन केसेस में हमारे पास मैट्रिसेस क्या होते हैं। और ये बात हमने डिस्कस की थी कि एवरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कोरस्पॉन्ड्स टू अ मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब इस चैप्टर में जो हमारे पास 4.10 है 4.11 है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास अगर ट्रांसफॉर्मेशन है प्लेन से प्लेन यानी कि R2 से R2, उस केस में हमारे पास जो इमेज है वो क्या होगा। तो जो मैट्रिक्स हम कंसिडर करेंगे दे वुड बी मल्टीपल मैट्रिक्स। और जो फर्स्ट चीज़ हमारे पास आएगी कि अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है और अगर आप उस पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो उसका इमेज भी स्ट्रेट लाइन होगा। अगर लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो उसका इमेज भी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उनके जो इमेजेस हैं वो भी हमारे पास पैरेलल लाइंस होंगी। और अगर हमारे पास दो पॉइंट्स P और Q को ज्वाइन करने वाली एक लाइन है उस पर आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो उसका जो इमेज है वो भी हमारे पास P और Q के इमेजेस को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट होगी। और अगर हमारे पास एक पॉइंट्स है, तीन पॉइंट्स हैं जो लाई करते हैं एक लाइन पे, और अगर हम उसका इमेज कंसिडर करेंगे तो वो हमारे पास वो तीनों पॉइंट्स उसके इमेज पे ही लाई करते हैं। तो इस थ्योरम की स्टेटमेंट्स को समझने के लिए हम एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है, दिस इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो इट इज 3 - 2 which is 1, इट इज नॉट इक्वल टू 0। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है कि अगर हम इस मैट्रिक्स को इस इक्वेशन y = 2x + 1 पे अप्लाई करें, ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन है, तो इसका जो इमेज है क्या हमारे पास वो लाइन आती है या नहीं आती। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर की तरफ, और जो हमारे पास डोमेन के एलिमेंट्स हैं वो अगर एक्स वाई हैं, और जो रेंज के एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास हैं एक्स प्राइम और वाई प्राइम। और जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इट इज गिवन बाय मैट्रिक्स यानी कि P of x is equals to AX। तो अब हम क्या करते हैं कि इस मैट्रिक्स में जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं वो एक्स वाई हैं, तो जब हम मैट्रिक्स को अप्लाई करते हैं डोमेन के एलिमेंट्स पे तो हमारे पास आंसर आता है एक्स प्राइम और वाई प्राइम। क्योंकि ए इन्वर्टिबल है इसका मतलब है कि हम अगर दोनों साइड्स पे, इस साइड पे भी हम अगर ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें और इस साइड पे भी हम ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो ये मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई इक्वल्स टू ए इन्वर्स एक्स प्राइम और वाई प्राइम। तो यही बात आगे हम जो है वो देख लेते हैं कि ये हमारे पास था इमेज, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और ये हमारे पास है डोमेन के एलिमेंट्स। क्योंकि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमारे पास है P of x is equals to AX। तो A इन्वर्टिबल था, इसका मतलब दोनों साइड्स पर हमने A इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा A इन्वर्स और ये हमारे पास है इमेज के एलिमेंट्स और ये हमारे पास है डोमेन के एलिमेंट्स। अब अगर हम इसका इन्वर्स 2/2 का इन्वर्स उसी बेसिस जैसे हम फाइंड करते हैं 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय एडजेंट ऑफ A, तो इन्वर्स हमारे पास आ जाएगा 1 - 1 - 2 3। और अगर हम इसको एक्स प्राइम और वाई प्राइम इस वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएंगी ये। अब इस x की वैल्यू जो है वो अगर हम यूज़ करें इस 2 टाइम्स x यहाँ पर और y की वैल्यू अगर हम यूज़ करें यहाँ पर, तो हमारे पास जो रिलेशनशिप बनेगा वो ये x प्राइम और y प्राइम। और इस इक्वेशंस में अगर हम इसको x प्राइम और y प्राइम के लिए सॉल्व कर लें तो हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो ये आती है। आप देखें कि ये जो इक्वेशन है ये भी हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो यहाँ हमने प्रूव किया कि हमारे पास जो थ्योरम की हमारे पास 5 स्टेटमेंट्स थी उनमें से जो पहले वाला रिजल्ट था वो ये कि अगर एक मैट्रिक्स जो है वो एक लाइन पर ऑपरेट होता है तो उसका जो इमेज है वो भी हमारे पास लाइन ही आती है। तो यहाँ हमने उसको प्रैक्टिकली प्रूव कर लिया। बाकी पॉइंट्स भी हम इसी तरह कंसिडर कर सकते हैं। इस तरह हम एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। ये तो हमारे पास एक लाइन थी
अब हम एक ऐसा ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं जिसमें हमारे पास लाइन भी है और हमारे पास लाइन थ्रू ओरिजिन भी है, पैरेलल लाइन से पूरी ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे हम कह देते हैं लेट से ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। अब हमने क्या करना है कि हमने इस इमेज पे, यानी कि ये अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल इस इमेज पे मैं कह देता हूँ कि ये इमेज मेरे पास है अल्फा, तो मैंने ये चेक करना है कि जब ट्रांसफॉर्मेशन ये है, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास, ये है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, और इट इज गिवन बाय कि अगर ये एक्स पे ऑपरेट होती है तो आंसर हमारे पास आता है ए एक्स, और जो ए मैट्रिक्स है वो हमारे पास है ये बना। तब हमें देखना है कि जो टी ऑफ अल्फा है इसका इमेज जो है वो हमारे पास क्या आएगा, और बाय डेफिनेशन टी ऑफ अल्फा जो है वो किसके इक्वल है, वो ए टाइम्स अल्फा के इक्वल है। तो अब ए टाइम्स अल्फा के लिए हम क्या करेंगे, वही जो थ्योरम्स की 5 स्टेटमेंट्स थी उस केस में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि अगर ये जो मैट्रिक्स है वो अगर 0 0 पे ऑपरेट होता है, यानी कि अगर ए मैट्रिक्स को हम 0 0 पे ऑपरेट करते हैं तो इसका इमेज क्या आएगा। अगर हम ए मैट्रिक्स को इस पॉइंट 1 0 पे ऑपरेट करें तो क्या आता है, क्योंकि अगर आप इसको कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे तो ये 1 0 होगा, 1 1 को अगर आप कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे तो ये 1 1 होगा। तो इसमें मैं एलिमेंट्स है वो चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये ए मैट्रिक्स है तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ लेट्स से पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, पॉइंट आर और पॉइंट एस। तो हमने ये वेरीफाई करना है कि जब ए मैट्रिक्स अप्लाई होता है पॉइंट पी पे तो उसका इमेज क्या आता है, ए जब अप्लाई करता है क्यू पे तो उसका इमेज क्या आएगा, ए जब अप्लाई करेगा आर पे तो उसका इमेज क्या आएगा, और ए अगर एस को ऑपरेट करता है तो उसका इमेज क्या आएगा। और फिर पी और क्यू की जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसका इमेज क्या होगा, अगर पी का इमेज पी प्राइम है और क्यू का इमेज अगर क्यू प्राइम है तो इसका मतलब है पी और क्यू को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो पॉइंट पी और क्यू प्राइम को, पी प्राइम और क्यू प्राइम को ज्वाइन करेगी। तो हमने इस तरह इन लाइन्स का भी नाम लिख दिया, लाइन 1, ये लाइन 2, लाइन 3 और ये लाइन 4। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि इन पॉइंट्स पर जब मैट्रिक्स ऑपरेट होता है तो आंसर क्या आता है। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास ए है, ये पॉइंट पी है, तो आप देखें कि इस पॉइंट पी का जो इमेज है वो 0 0 ही आया। यानी कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की पहली डेफिनेशन है वो ये कि जो ओरिजिन है वो ओरिजिन पर ही मैप करना चाहिए। तो आप देखें ए जब पी पर ऑपरेट करता है तो आंसर हमारे पास पी ही आता है, यानी कि ओरिजिन ही आता है। फिर ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है और इसको हमने ऑपरेट किया पॉइंट क्यू पर, तो इसका इमेज हमारे पास आ गया 0 2, इसको हम कह देते हैं लेफ्ट से क्यू प्राइम, इसको हम कह देते हैं पी प्राइम और इसको हम कह देते हैं क्यू प्राइम। इसी तरह ये हमारे पास है मैट्रिक्स ए, ये अप्लाई किया आर पे तो इसका इमेज आ गया हमारे पास आर प्राइम, ए अप्लाई किया एस पर तो हमें एस का इमेज आ गया एस प्राइम। अब अगर हम इन पॉइंट्स को स्केच करें जो हमारे पास इमेजेस आए हैं, तो हमारे पास जो पॉइंट्स थे, पी जो पॉइंट था वो था 0 0, तो पी 0 0 का जो हमारे पास इमेज आया पी प्राइम वो भी 0 0 था, तो ये हमारे पास आ गया पी प्राइम। पॉइंट क्यू हमारे पास था 1 0, तो इसका हमारे पास इमेज क्या आया, 0 2। अगर हम प्रीवियसली स्लाइड पे देखें तो क्यू प्राइम हमारे पास आया था 0 2, तो देखें ये क्यू प्राइम है। फिर हमारे पास आर पॉइंट था 1 1, तो उसका जो इमेज आया वो हमारे पास आया 1 3, यानी कि ये आया हमारे पास आर प्राइम। और जो एस था हमारे पास 0 1, उसका इमेज आया हमारे पास एस प्राइम यानी कि 1 1। तो ये हमारे पास लाइन 1 थी, तो पी प्राइम और क्यू प्राइम को जो ज्वाइन करने वाली लाइन होगी वो 1 का इमेज होगी। इसी तरह क्यू और आर को जो ज्वाइन करने वाली लाइन थी वो हमने 2 कंसिडर की थी, तो क्यू प्राइम और आर प्राइम को जो ज्वाइन करेगी वो 2 का इमेज होगा। आर और एस को ज्वाइन करने वाली लाइन 3 थी, तो इनका जो इमेजेस है आर प्राइम और एस प्राइम, इन दोनों को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है वो 3 का इमेज होगी। और एस और
और P को ज्वाइन करने वाली लाइन को हमने लेबल किया था 4 से, तो P और S को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है वो 4 प्राइम होगा। तो आप देखें कि जब मैंने मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन कंसिडर की, यानी कि R2 में से हम प्लेन ही ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, और जो मैट्रिक्स हम यूज कर रहे हैं वो है 0 2 1 1। तो हमारे पास जो इमेज आया वो आया ये। तो यहाँ पे हमने वो जो थ्योरम है उसकी सारी एप्लीकेशन देखी, कि हमने यहाँ पे देखा कि पॉइंट जो है वो पॉइंट पे ही मैप कर रहे हैं, और जो लाइंस दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है वो उनके इमेजेस को ही ज्वाइन करने से प्रोड्यूस होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास एक थर्ड एग्जांपल है कि हमें यहाँ पे ऑब्जर्व ये करना है कि अगर हम ऑर्डर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन चेंज करते हैं तो उससे कोई इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पार्ट में है कि हमने पहले ऑब्जेक्ट को अप्लाई करनी है शेयर बाय फैक्टर ऑफ 2, और फिर हमने उसको रिफ्लेक्ट करना है अबाउट लाइन y इक्वल्स टू x। फिर सेकंड केस में हमने क्या करना है कि पहले हमने लाइन y इक्वल्स टू x के अबाउट रिफ्लेक्ट करना है, और फिर हमने शेयर अप्लाई करना है बाय फैक्टर 2 इन x डायरेक्शन। अब यहाँ पे मैं आपको ये थोड़ा सा रिकॉल कर दूँ कि शेयर अलोंग x डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करते थे। अगर हमारे पास पॉइंट x y है तो उसको जो इमेज है अगर x डायरेक्शन में है तो हम x प्लस के वाई और साथ में y, ये हमारे पास इमेज आता था किसी भी पॉइंट का। और जो मैट्रिक्स हम यूज करते थे इसमें आप देखें कि हमारे पास जो फर्स्ट यूनिट बेसिस है वो तो सेम है, सेकंड वाले केस में हमारे पास के फैक्टर का चेंज आता था एक्स कोऑर्डिनेट में, और वाई कोऑर्डिनेट इट इज सेम, तो इट इज अ शेयर इन एक्स डायरेक्शन। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर एक पार्ट कंसिडर करते हैं तो ए पार्ट में हमारे पास है कि आपने पहले शेयर अप्लाई करना है। तो लेट्स से मैं इसको कह देता हूँ मैट्रिक्स A1, और बाय फैक्टर 2 है, इसका मतलब है के की जो वैल्यू है वो 2 होगी। और जो दूसरा हमारे पास फैक्टर है वो क्या है कि इट इज रिफ्लेक्शन अबाउट लाइन y इक्वल्स टू x। तो अबाउट लाइन y इक्वल्स टू x में हमारे पास जो बेसिस हैं वो चेंज हो जाती थी, स्वैप हो जाती थी। तो 1 0 मैप करेगा 0 1 पे, और 0 1 मैप करेगा 1 0 पे। इसको हम कह देते हैं मैट्रिक्स 2। यानी कि अगर आपके पास एक पॉइंट है एक्स वाई, पहले आपने उस पर शेयर अप्लाई करना है, यानी कि आपने उसको मल्टीप्लाई करना है A1 से, और फिर आपने उसको रिफ्लेक्ट करना है यानी कि A2 से। ये हमारे पास है फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट क्या है, पहले आपने उस पॉइंट पे अप्लाई करनी है रिफ्लेक्शन यानी कि A2, और फिर आपने उस पर अप्लाई करना है शेयर बाय फैक्टर 2 इन एक्स डायरेक्शन। और हमने फाइंड करना है थर्ड पार्ट में कि हमारे पास क्या ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स है वो सेम है, यानी कि A1 A2 इज इट सेम एज A2 और A1 और नॉट। तो हम इसको मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन से भी चेक करेंगे, और हम इसको ज्योमेट्रिकली भी चेक करेंगे, तो देखेंगे क्या ये कम्यूट करते हैं या नहीं करते। तो बेसिकली हमारे पास हर मैट्रिक्स जो है इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर हम कहें कि हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन T1 है, और E2 के अगर हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग T2 है, तो हमने बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन की कंपोजिशन फाइंड करनी है। हमने दो ट्रांसफॉर्मेशन एट द सेम टाइम अप्लाई करनी है। तो फॉर एग्जाम्पल जो शेयर मैट्रिक्स है वो हमने फाइंड कर लिया, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और रिफ्लेक्शन के केस में हमारे पास जो स्टैंडर्ड बेसिस के एलिमेंट्स हैं, जो कॉलम्स हैं वो स्वैप कर देंगे। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं A2 के A1 से, तो हमारे पास ये आ जाता है 0 1 1 2। और अगर हम उसमें ऑर्डर चेंज करते हैं तो हमारे पास आता है 2 1 1 0। तो यहाँ पे आप देखें कि अगर मैं पहले इसको रिफ्लेक्ट करता हूँ अबाउट वाई एक्सिस, इमेज ये आता है, और फिर मैं अगर शेयर अप्लाई करता हूँ इन एक्स डायरेक्शन तो इमेज ये आता है। यानी कि ये हमारे पास है, ये हमने पहले अप्लाई किया A2 यानी कि 1 0 और 2 1, फिर हमने अप्लाई किया 0 1 1 0। और अगर हम इसमें ऑर्डर चेंज करते हैं, पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले हम इसको रिफ्लेक्ट करते हैं अबाउट लाइन y को, सॉरी पहले हम इसमें अप्लाई करते हैं शेयर यानी कि 1 0 2 1, और बाद में हम इसको रिफ्लेक्ट करते हैं अबाउट y को x। तो ये वाला जो इमेज है और ये वाला जो इमेज है ये दोनों डिफरेंट है। और यहाँ पे आप देखें A1 A2 जो है वो ये मैट्रिक्स है, जबकि A2 और A1 जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास था 0 1 1 2, आई थिंक 1 0 0 2 0 1 1 2।
0 1 1 2। तो ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला जो मैट्रिक्स है दोनों हमारे पास डिफरेंट है, और इमेजेस भी आप देखेंगे डिफरेंट है। इसका मतलब है कि शेयर और रिफ्लेक्शन जो आपस में कम्यूट नहीं करती। फिर हम बेसिकली जैसे हमने जनरल ट्रांसफॉर्मेशन के केसेस में मैट्रिक्स देखे थे, अब हम R2 से R2 की ट्रांसफॉर्मेशन के भी मैट्रिक्स देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस, अगर आप किसी भी, फॉर एग्जांपल मैं अगर ऑब्जेक्ट कंसिडर करता हूँ, ये पॉइंट मेरे पास है, ये वेक्टर है मेरे पास एक्स वाई। अब अगर मैं इसको वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करता हूँ तो हमारे पास जो इमेज है वो आएगा माइनस एक्स और वाई। इस केस में हमारे पास जो एक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं वो चेंज होंगे और जो वाई के कोऑर्डिनेट्स हैं वो सेम है। तो इसमें आप जो E1 है वो हमारे पास -1 से फैक्टर चेंज हो जाएगा, और जो हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट्स है वो सेम है, तो E2 विल बी एज इट इज। इसी तरह अगर रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस है तो हमारे पास जो वाई कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें जो E2 वाला बेसिस है उसमें वाई कोऑर्डिनेट्स मल्टीप्लाइड बाय -1। और अगर हमने इस एस R2 के केस में हमारे पास जो रिफ्लेक्शन अबाउट वाई इक्वल्स टू एक्स है, इट इज सेम। आप देखें अगर आप इस ऑब्जेक्ट को इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्ट करेंगे तो हमारे पास इमेज है वो सेम आता है। इसका मतलब ये है जो जनरल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी उस केस में रिफ्लेक्शन के अबाउट जो मैट्रिक्स था वो ये था, लेकिन ये यूनिट स्केल की वजह से हमारे पास जो रिफ्लेक्शन अबाउट लाइन वाई इक्वल्स टू एक्स है, हमारे पास ये देयर इज नो चेंज इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन अबाउट लाइन वाई इक्वल्स टू एक्स। लेकिन जनरल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के केस में वाई इक्वल्स टू एक्स के अबाउट जो रिफ्लेक्शन है वो ये मैट्रिक्स है। फिर हम देख लेते हैं रोटेशन। रोटेशन हमारे पास क्या थी, हमने डिस्कस किया था कि अगर एक बॉडी रोटेट करती है तो उसके जो पॉइंट्स हैं वो सर्कल के अराउंड मूव करते हैं। अगर हम E1 कंसिडर करें 1 और 0, तो सम रोटेशन अबाउट थीटा, इसके जो कोऑर्डिनेट्स थे वो cos थीटा और sin थीटा थे। यानी कि जब ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होती है E1 पे तो उसका जो इमेज हमारे पास आता है वो आता है cos थीटा और साथ में sin थीटा। फिर हमने चेक किया था कि अगर हम E2 पे अप्लाई करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन तो उसका जो इमेज हमारे पास आएगा वो माइनस साइन थीटा और साथ में कॉस थीटा है। तो ये दोनों, और फिर बाद में हमने देखा था कि मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैसे ऑब्टेन करते हैं कि इमेज ऑफ E1 अंडर ट्रांसफॉर्मेशन की ऑगमेंटेड विद इमेज ऑफ बेसिस E2। अगर हम इसको ऑगमेंट कर दें तो हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये बन जाता है। तो इट इज रोटेशन थ्रू एन एंगल थीटा, और पॉजिटिव एंगल उसी वक्त होता है जब हम एंगल को कंसीडर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे आप देखें एंगल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये हमारे पास रोटेशन मैट्रिक्स है। इसी तरह फिर हमने कंप्रेशन डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक कोऑर्डिनेट में चेंजिंग हो रही है बाय सम फैक्टर, तो उस केस में हमारे पास जो है वो कंप्रेशन हो सकती है या एक्सपेंशन हो सकती है। अगर तो के हमारे पास है 0 और 1 के बिटवीन तो इट इज कंप्रेशन। अगर हमारे पास के इज ग्रेटर देन 1 तो इट इज एक्सपेंडिंग अलोंग द एक्स एक्सिस डायरेक्शन। इसी तरह वाई एक्सिस के केस में हमारे पास जो है वो इस वाई पार्ट सेकंड बेसिस के वाई कोऑर्डिनेट्स में चेंज होगा। के अगर बिटवीन 0 एंड 1 है तो इट इज कंप्रेशन अलोंग वाई एक्सिस, बॉडी जो है वो कंप्रेस हो गई है अलोंग वाई एक्सिस। लेकिन अगर के हमारे पास ग्रेटर देन 1 है तो ही जो हमारे पास बॉडी है ये एक्सपेंड हो जाएगी अलोंग वाई एक्सिस डायरेक्शन। जैसे यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे जो के फैक्टर ग्रेटर देन 1 है तो ही बॉडी जो है वो एक्सपेंड हो गया टुवर्ड्स एक्स एक्सिस डायरेक्शन में। और अगर यहाँ पे वाई एक्सिस के सेकंड बेसिस के वाई कोऑर्डिनेट में चेंज है तो ही बॉडी जो है वो एक्सपेंड हो गया, यानी कि जो ओरिजिनल बॉडी थी वो ये थी, और जब हमने उसमें मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो बॉडी एक्सपेंड होगी अलोंग वाई एक्सिस। यहाँ पे जो बॉडी थी वो हमारे पास थी ओरिजिनल वन ये, जब हमने इसको मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जिसमें फर्स्ट बेसिस के फर्स्ट कोऑर्डिनेट में चेंज था तो ये बॉडी एक्सपेंड होगी टुवर्ड्स एक्स एक्सिस डायरेक्शन, क्योंकि फर्स्ट बेसिस के हमारे पास जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको हमने स्केलर फैक्टर के से मल्टीप्लाई किया और के इज ग्रेटर देन 1। अगर के लेस देन 1 होता तो हमारे पास यही बॉडी जो है वो श्रिंक हो जाती टुवर्ड्स ओरिजिन। इसी तरह हमारे पास शेयर है। शेयर हमारे पास
अगर के फैक्टर इज ग्रेटर देन 0 तो शेयर जो है वो इन दी पॉजिटिव, यानी कि बॉडी जो है वो टुवर्ड्स ओरिजिनल बॉडी जो थी वो ये थी, वो बाद में जो बॉडी है वो शेयर उसमें प्रोड्यूस हुआ टुवर्ड्स एक्स एक्सिस डायरेक्शन। लेकिन अगर के नेगेटिव होता तो यही बॉडी जो है वो हमारे पास, फॉर एग्जांपल अगर के नेगेटिव होता तो शेयर प्रोड्यूस होता लाइक दिस टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन। तो यहाँ पे अगेन मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं किसी भी पॉइंट के वो कैसे चेंज होते हैं, x प्लस के वाई और इट इज वाई। जब अगर आप इसको सेपरेट करें तो हमारे पास आ जाएगा x10 प्लस वाई k1। तो 10 और k1 यह मैट्रिक्स बना लेंगे, ऑगमेंट कर लेंगे क्योंकि ये इमेज ऑफ बेसिस है। तो हमारे पास शेयर का जो मैट्रिक्स आएगा वो ये होगा। वो अगर हमारे पास अलोंग वाई एक्सिस डायरेक्शन है, ये मैट्रिक्स है वो हमारे पास हो जाएगा 1 के 0 और 1। और उस केस में जो पॉइंट है एक्स वाई, पॉइंट एक्स वाई जो हमारे पास मैप होंगे एक्स और के एक्स प्लस 1। तो ये हमारे पास है। फर्दर अगर के नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में शेयर, के पॉजिटिव है तो टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस। और अगर यहाँ पे हमारे पास के नेगेटिव है तो इट इज टुवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस डायरेक्शन। तो क्वेश्चन है आप स्टूडेंट्स का तो प्लीज पूछें, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट कि इफ E इज एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स देन जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशंस है प्लेन से प्लेन तक वो इन 5-6 पॉसिबिलिटीज के अलावा कुछ नहीं हो सकती। अब थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमारे पास बेसिकली एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या है। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है लेट से 1 2 3 और 4, तो जब हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास इस मैट्रिक्स को हमने चेंज करना है रो एचलॉन फॉर्म में, तो हम क्या करते हैं, लेट से मैं इसमें फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे मैंने 0 बनाना है तो मैं R2 माइनस 3 टाइम्स R1 ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 2 0 और -2। तो यही आप देखें कि इस रो ऑपरेशन के कोरोस्पोंडिंग जब हम यही ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे, 2 बाय 2 मैट्रिक्स है एक। तो जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे रो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1 0 -3 और 1। तो जो ये रो ऑपरेशन आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर परफॉर्म करके जो मैट्रिक्स ऑब्टेन करते हैं उसको हम कहते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो अब आप देखें कि ये हमारे पास जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स है इसको आप कंपेयर करें मैट्रिक्स 1 के 0 और 1 के साथ। तो ये वही मैट्रिक्स है जो हमने भी प्रीवियस स्लाइड में देखा था, शेयर ऑफ फैक्टर के अलोंग वाई एक्सिस। अब के जो है यहाँ पे नेगेटिव है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो शेयर है वो अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस होगा। यानी कि मैं अगर आपको ये अगर हमारे पास एक बॉक्स है तो हमने इसको शेयर अप्लाई करना है -3 फैक्टर का और माइनस माइनस है तो नेगेटिव और 3 है तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 1 है और मेरे पास 1 है और यहाँ पे -1 है, ये -2 है और ये -3 है। तो ये जो शेयर है मेरे पास ये अप्लाई होगा यहाँ पे लेट्स से -3 और ये दिस वन 1 से -2 और ये इसका इमेज है वो हमारे पास ये होगा। तो आप देखें कि यही थ्योरम जो है वो इन्हीं बात को, इन्हीं फैक्ट्स को एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर आप एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं और ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है
तो हर जब आप मैट्रिक्स को चेंज करेंगे एचेलॉन फॉर्म में, तो हमारे पास उसके कोरस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स आएगा। वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स है वो शेयर हो सकता है अलोंग एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, वो रिफ्लेक्शन हो सकती है अबाउट 9y इक्वल्स टू एक्स, वो कंप्रेशन हो सकता है। कंप्रेशन मीन्स के जस्ट जैसे अब मैं फॉर एग्जाम्पल अब मैंने इसको मजीद अगर एचलॉन फॉर्म में चेंज करना है तो इस -2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा लेट्स से -1 से, या अगर मेरे पास ये +2 होता तो मैंने इसको अगर 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो क्या होगा 0 1 0 और हाफ। तो आप देखें ये जो हाफ है मेरे पास, अगर मैं इनकेस पॉजिटिव कंसिडर करता हूँ तो ये मेरे पास बेसिकली एक कंप्रेशन है, क्योंकि जो k है वो इट इज हाफ और इट इज लेस देन 1, कंप्रेशन है और इन दी डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जैसे मेरे पास माइनस था, अब अगर मैं इसको -हाफ से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो आएगा 1 0 0 और -हाफ। अब हमने कंप्रेशन के केस में हमने तो डिस्कस किया था k की वैल्यू या तो 0 से 1 तक हो सकती है या k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है। नेगेटिव के केस में हमने उसको कंप्रेशन कंसिडर नहीं किया था। लेकिन मैं इस डायगोनल मैट्रिक्स को, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट होता है, टू डायगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी डायगोनल मैट्रिक्स होता है, और हमने बात डिस्कस की थी कि पावर्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स के केस में हम जस्ट डायगोनल एंटिटीज की पावर्स का, डायगोनल एंटिटीज का पावर रेज कर देते हैं। इस तरह इस मैट्रिक्स को मैं स्प्लिट कर सकता हूँ 1 0 0 हाफ और फिर 1 0 0 और -1। तो इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही मैट्रिक्स आ जाएगा जिसको हमने किया हुआ A2। तो आप देखें 1 0 0 -1 ये हमारे पास है रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, और ये जो 1 0 0 1 2 ये हमारे पास है कंप्रेशन अलोंग वाई एक्सिस। तो ये जो एफ फैक्टर है हमारे पास, एफ पॉइंट है वो ये है कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स जो है वो शो करेगा कंप्रेशन और एक्सप्रेशन अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस और फिर रिफ्लेक्शन अबाउट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये जो हमने जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं इसको हम एग्जांपल की मदद से भी वेरीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ये रिप्रेजेंट करता है शेयर अलोंग वाई एक्सिस, ये रिप्रेजेंट करता है शेयर अलोंग एक्स एक्सिस, ये हमारे पास है रिफ्लेक्शन अबाउट 9y इक्वल्स टू x, ये हमारे पास है कंप्रेशन या एक्सपेंशन अलोंग एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है कंप्रेशन या एक्सपेंशन अलोंग वाई एक्सिस। डिपेंड अपॉन कंप्रेशन है अगर k जो है वो बिटवीन 0 एंड 1 है, एक्सपेंशन है अगर k इज ग्रेटर देन 1 है। और अगर हमारे पास मैट्रिक्स आ जाए जैसे ये है, अगर k हमारे पास नेगेटिव है, लेट्स से अगर k हमारे पास नेगेटिव है, मैं कहता हूँ, मैं सपोज कर लेता हूँ k इज इक्वल टू -3 है, तो यहाँ पे हम k को लिख सकते हैं k इक्वल टू -k1, और जो k1 है इट इज पॉजिटिव यानी कि 3। तो मैंने इसको स्प्लिट कर लिया, -k1 को मैंने स्प्लिट कर लिया दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट में, एक -1 के साथ और एक +k1 के साथ। तो ये जो -1 0 1 है इसमें x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, इसका मतलब है इट इज रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस। और ये जो हमारे पास है k1 0 1 ये हमारे पास है, अगर तो जैसे कि यहाँ पे 3 है इज ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब है इट इज एक्सपेंशन अलोंग x एक्सिस। तो जितने भी एलिमेंट्री मैट्रिक्स हैं वो हमारे पास इन 6 में से कोई एक सी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स हमने प्रीवियस एग्जांपल में डिस्कस किया था, तो हमने इसको रिप्रेजेंट करना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस। एज ए प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्रीज कैसे, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में सेकंड चैप्टर में प्रैक्टिस किया था, हम इसको चेंज करेंगे रो ऑपरेशंस अप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। जैसे फॉर एग्जांपल हम पहले इसमें मैं पहला जो रो ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ वो फर्स्ट रो को सेकंड रो के साथ चेंज कर लेता हूँ, तो फर्स्ट रो को सेकंड रो की जगह और सेकंड रो को फर्स्ट रो की जगह। फिर सेकंड में क्या हो सकता है, मुझे यहाँ पे 1 बनाना है तो मैं फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर देता हूँ हाफ से, तो मेरे पास आ जाएगा 1 1/2 और 1। थर्ड केस में क्या है, मुझे यहाँ पे 0 बनाना है तो मैं r1 माइनस हाफ टाइम्स r2 कर लेता हूँ। तो अब मेरे पास जो मैट्रिक्स आ गया वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास आएगा एलिमेंट्री मैट्रिक्स 1, इसके कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास आएगा एलिमेंट्री मैट्रिक्स 2, इसके कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास आएगा एलिमेंट्री मैट्रिक्स 3।
इसका मतलब है कि पहले हमने मैट्रिक्स ए पर E1 अप्लाई किया, फिर हमने E2 अप्लाई किया, फिर हमने E3 अप्लाई किया, तो एट द एंड हमारे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए फाइंड करने के लिए क्या करूंगा, पहले मैं इस साइड पे सबसे पहले मैं E3 का इन्वर्स मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा E2 E1 ए, और यहाँ पर आ जाएगा E3 का इन्वर्स और साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर मैं इस साइड पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने E3 का इन्वर्स मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा E2 का इन्वर्स, यहाँ पे भी E2 का इन्वर्स मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी E2 का इन्वर्स। तो अगर मैं इस तरह स्टेप्स फॉलो करूँ तो ए मेरे पास आ जाएगा E1 का इन्वर्स, E2 का इन्वर्स और E3 का इन्वर्स। तो फिर हम इस तरह जो है वो ए को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस। और फिर हम ये बताएंगे E1 बेसिकली हमारे पास कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है, E2 कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है और E3 कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है, जो हमने अभी प्रीवियस इस वाली स्लाइड पर डिस्कस किया। इन स्लाइड्स पर हमने डिस्कस किया था कि कौन सा मैट्रिक्स किस ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। देखें E1 हमारे पास ये था, तो E1 का जो इन्वर्स है वो क्या आएगा, E1 हमारे पास था R1 और 2 को चेंज करें, तो E1 का इन्वर्स क्या होगा कि आपने R1 2 को चेंज करना है इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो R1 2 चेंज करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 1 1 0 में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 1 और 1 0। इसी तरह जो E2 था वो हमारे पास क्या था, हाफ टाइम्स R1। तो अब हमने जो इसका इन्वर्स फाइंड करना है वो क्या करना है, यहाँ R1 को हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो इसका इन्वर्स फाइंड करने क्या करेंगे हम, कि 2 टाइम्स R1 इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 2 टाइम्स R1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 0 0 1, तो ये हमारा आ जाएगा 2 0 0 1। तो ये हमारे पास है E1 का इन्वर्स, ये हमारे पास है E2 का इन्वर्स। E3 के केस में हमने क्या किया था कि R1 माइनस हाफ टाइम्स R2। तो E3 का इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि R1 प्लस हाफ टाइम्स R2 इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा E3 का इन्वर्स। तो हमने देखना है कि हमने ए को एज ए प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस लिख दिया। हमने डिफाइन करना है कि ये E1 इन्वर्स है, ये किस टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन है, E2 इन्वर्स किस टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन है, E3 किस टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये हमारे पास है रिफ्लेक्शन अबाउट लाइन y इक्वल्स टू x। और यहाँ पर आप देखें ये हमारे पास जो k है, k इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब है ये हमारे पास कंप्रेशन है अलोंग x एक्सिस डायरेक्शन में। और ये हमारे पास जो है यहाँ पे देखें जो k फैक्टर है, k इज लेस देन हाफ। अगर आप इसको कंपेयर करें मैट्रिक्स 1 0 k 1 के साथ, तो ये हमारे पास है शेयर अलोंग x एक्सिस की डायरेक्शन में, और क्योंकि k पॉजिटिव है तो अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस। तो यहाँ पे हम इन तीनों को लिख लेते हैं, तो हमारे पास बेसिकली क्या आया कि सबसे पहले मैट्रिक्स जो है वो E3 अप्लाई होगा। तो हमारे पास E3 क्या है, इट इज अ शेयर, E3 इनवर्स हमारे पास क्या है, शेयर अलोंग एक्स एक्सिस डायरेक्शन बाय फैक्टर हाफ, ये वाला फैक्टर हाफ है। फिर हमारे पास E2 अप्लाई होगा, यानी कि ये वाला मैट्रिक्स, ये हमारे पास क्या है, इट इज एक्सपेंशन बाय फैक्टर 2 इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन। और लास्ट में हमारे पास ये अप्लाई होगा E1 का इनवर्स, जो कि है रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन y इक्वल्स टू x। तो क्वेश्चन ये हो सकता है, एक मैट्रिक्स गिवन है, जो मिड 1 और मिड 2 में जो हमारे पास क्वेश्चन थे उसमें सिर्फ यही था कि राइट द मैट्रिक्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस। लेकिन अब हमारे पास क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने डिस्कस करनी है, तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि चेंज द मैट्रिक्स इनटू इट्स as a product of elementary matrix and then describes the transformation represented by elementary matrix. So it's a good question. तो यहाँ पे हमने जब वो फैक्टर जो है ज्योमेट्रिकली भी रिप्रेजेंट किया कि सबसे पहले हम उसको शेयर अप्लाई करते हैं बाय फैक्टर हाफ इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन, फिर हम उसको एक्सपेंड करते हैं बाय फैक्टर 2 इन द एक्स एक्सिस डायरेक्शन, और लास्ट पे हम उसमें रिफ्लेक्ट कर देते हैं उस ऑब्जेक्ट को अबाउट लाइन y इक्वल्स टू x। तो एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो आप ट्राई कर सकते हैं। कोई भी मैट्रिक्स कंसीडर करें 2 by 2 और उसको चेंज करें एलिमेंट्री, उसको चेंज करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशंस, और हर रो ऑपरेशन के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनाएं, उसका इन्वर्स फाइंड करें,
और फिर जो लास्ट में आप लिखेंगे मैट्रिक्स से एज ए प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस, उसमें आप डिस्क्राइब करेंगे किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन यूज हुई है। अब यहाँ पे हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास डिफरेंट एंट्रीज हैं। अगर आपको याद हो कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए था जिसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल के टाइम्स जीरो, जीरो टाइम्स के, अगर हमारे पास इस तरह का मैट्रिक्स है तो वो हमारे पास था, हमने इसको डिस्कस किया था, या तो वो कंट्रैक्शन होगी, कंट्रैक्शन अगर के हमारे पास लेस देन वन है, और डायलेशन होगी अगर हमारे पास के जो है वो ग्रेटर देन वन है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है, के वन और के टू, और साथ में जो के वन है ये इट इज नॉट वन और इट इज नॉट, के टू इज नॉट इक्वल टू वन, और दे आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम इस डायगोनल मैट्रिक्स को स्प्लिट करेंगे एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि एक को हम सेपरेट कर लेंगे के वन के साथ और एक को हम सेपरेट कर लेंगे के टू के साथ। अब अगर आप इसको कंपेयर करें तो ये हमारे पास है सेकंड बेसिस एलिमेंट्स के वाई कोऑर्डिनेट में चेंज। इसका मतलब है ये हमारे पास है कंप्रेशन या एक्सपेंशन अलोंग वाई एक्सिस। ये डिपेंड करता है कि K2 स्मॉलर है, K2 कंप्रेशन अगर K2 लेस देन वन है, और एक्सपेंशन अगर K2 ग्रेटर देन वन है। इसी तरह ये वाला जो मैट्रिक्स है इसमें अगर K1 लेस देन वन है तो इसका मतलब है कंप्रेशन अलोंग एक्स एक्सिस, और अगर हमारे पास K1 इज ग्रेटर देन वन है तो इट इज एक्सपेंशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे इसी तरह हमारे पास जितने भी मैट्रिक्स हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो बेसिक आइडिया यहाँ पे यही है, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, डायगोनल मैट्रिक्स जो है उसका जो इनवर्स है वो उस डायगोनल एंट्रीज का रेसिप्रोकल होता है। डायगोनल मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास डायगोनल ही होता है, और बेसिकली हम दो डायगोनल मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसकी कोरस्पॉन्डिंग डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके। तो इस एग्जांपल में हमने उसका जो है वो रिवर्स किया कि अगर मैट्रिक्स से इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल डायगोनल मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होता है, जब हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी जो है वो डिफरेंट हो, डिस्टिंक्ट हो, और एटलीस्ट वन डायगोनल एंट्रीज जो है वो तमाम डायगोनल एंट्रीज जो है वो नॉन जीरो हो, तो हम कहते हैं कि हमारे पास वो जो मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमारे पास एक पिक्चर है और हमने उसको इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया माइनस वन जीरो जीरो माइनस वन। अब जो प्रीवियस वाला हमारे पास एग्जांपल थी उसको हमने कंसिडर किया था डायगोनल मैट्रिक्स के वन जीरो जीरो के टू। तो जिस तरह हमने इस मैट्रिक्स को स्प्लिट किया था इसी तरह हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, माइनस वन जीरो जीरो वन टाइम्स वन जीरो जीरो माइनस वन। तो आप देखें ये हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट चेंज है, इसका मतलब है इट इज रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस, और यहाँ पे हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट चेंज है, इसका मतलब है ये हमारे पास है रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। तो ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि ये मेरे पास लेट से ऑब्जेक्ट वन है, अगर मैं इसको पहले रिफ्लेक्ट करता हूँ अबाउट एक्स एक्सिस, जब मैं इसको रिफ्लेक्ट करूंगा अबाउट एक्स एक्सिस तो हमारे पास ये आ जाएगा ये वाला इमेज, और फिर मैं जब इस पर अप्लाई करूंगा रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस तो मेरे पास सब्जेक्ट आ जाएगा ये थ्री। लेकिन इस वाले मैट्रिक्स को मैं एक दूसरे वे में भी स्प्लिट कर सकता हूँ, कैसे कि पहले मैं यूज कर लेता हूँ वन जीरो जीरो माइनस वन, फिर मैं यूज कर लेता हूँ माइनस वन जीरो जीरो और प्लस वन। यानी कि अगर मेरे पास यहाँ पे जो मैंने अप्लाई किया था, फर्स्ट मैंने अप्लाई की थी रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस और फिर रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस। अब अगर मैं सबसे पहले अप्लाई करता हूँ रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को मैंने रिफ्लेक्ट किया अबाउट वाई एक्सिस तो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट आ गया, फिर मैंने इसको रिफ्लेक्ट किया अबाउट एक्स एक्सिस तो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट आ गया। तो आप देखो कि दो रिफ्लेक्शंस हैं, रिफ्लेक्शंस फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन, उस केस में जो हमारे पास इमेज है वो सेम आ रहा है। डजंट मैटर कि आप पहले रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस के लेते हैं अबाउट या वाई एक्सिस के, दोनों केसेस में इमेज है वो सेम आ रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि आप रिफ्लेक्शन और फिर दोबारा अगर आप रिफ्लेक्शन अप्लाई करें तो उस केस में हमारे पास जो रिफ्लेक्शन है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन अबाउट
ओरिजिन। तो रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन क्या होता है? बेसिकली आप उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अबाउट लाइन y इक्वल्स टू x, यानी कि आप ये देखें कि मेरे पास ये जो ऑब्जेक्ट है ये, इसको आप कह लें कि रोटेशन अबाउट लाइन y इक्वल्स टू x थ्रू एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो ये अगर हमारे पास लाइन है y इक्वल्स टू x, तो अगर आप इसको रोटेट करें अबाउट, इस ऑब्जेक्ट को अगर आप रोटेट करें थ्रू लाइन y इक्वल्स टू x, तो जो ऑब्जेक्ट हमारे पास आएगा वो ये वाला आ जाएगा। तो जब आप दो दफ़ा उसको रिफ्लेक्ट करते हैं तो बेसिकली वो रोटेशन हो जाती है अबाउट एंगल 180 डिग्री, रोटेशन ऑफ 180 डिग्री अबाउट अ लाइन y इक्वल्स टू x। तो जैसे हमारे पास ये होगा, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट था और इसको हमने रिफ्लेक्ट कर दिया अबाउट ओरिजिन। इसी तरह अगर हम इसमें कंसिडर करें फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स में हमारे पास था -1 0 0 -1, लेकिन अगर हम मैट्रिक्स हम चेंज करें फॉर एग्जांपल मैं इसको यूज कर लूँ 0 -1 और -1 और 0, तो इस केस में मेरे पास जो रिफ्लेक्शन होगी दैट वुड बी अबाउट लाइन y इक्वल्स टू -x। तो ये जो मेरे पास पिक्चर है, यहाँ पे मेरे पास जो मैट्रिक्स यूज किया गया वो ये वाला 0 -1 -1 0। तो अगर तो यहाँ पे मैट्रिक्स हमारे पास ऑब्टेन हो -e1 और -e2 से, तो हम कहते हैं इट इज रिफ्लेक्शन अबाउट लाइन y इक्वल्स टू x। और अगर हमारे पास हो -e2 ऑगमेंटेड विद -e1, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शन होगी अबाउट लाइन y इक्वल्स टू -x, y इक्वल्स टू -x। तो ये हमारे पास डिफरेंट जो है वो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और उसके कोरस्पॉन्डिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। तो क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछ लें। यानी क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास है, हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस और इनवर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। उसके लिए हम सबसे पहले दो कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, एक वन वन ट्रांसफॉर्मेशन और एक कॉन्टूर ट्रांसफॉर्मेशन। तो वन वन ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या होती है? ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे पास वन वन फंक्शंस होते हैं। तो हम लेट्स से वन वन फंक्शंस के एग्जांपल्स ले लेते हैं। हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी, और यहाँ पे हमारे पास है एलिमेंट्स 1 2 3 4, और ये एलिमेंट्स हमारे पास है 1 बी ए बी सी और टी। तो लेट्स से ए जो है वो मैप करता है ए पर, 2 डी पर, 4 सी पर और 3 बी पर। तो आप देखें कि अगर मैं ये फंक्शंस कंसिडर कर लेता हूँ f, तो f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू a, f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू b, f of 3 is equals to b, f of 4 is equals to c। तो हमारे पास यहाँ पे हर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का जो इमेज है वो डिस्टिंक्ट है। या आप देखें कि आप b के एलिमेंट चूज करें और देखें a का जो प्री इमेज है वो a की है और b का जो प्री इमेज है वो b एक है। तो इस तरह का जो फंक्शन है इसको हम कहते हैं वन वन। अब बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ऐसा फंक्शन भी कंसिडर कर लेते हैं जिसमें हमारे पास फंक्शन वन वन ना हो। तो एक और मैप कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास मैप है जी, ये हमारे पास पॉइंट्स है 1 2 3 4, और बी के पॉइंट्स हैं 1 ए बी सी और डी। 1 जो है वो मैप करता है बी पर, 2 भी मैप करता है बी पर, 3 मैप करता है सी पर, और 4 मैप करता है ए पर। तो आप देखें कि हमारे पास f ऑफ 1 इसका इमेज b है और f ऑफ 2 इसका इमेज भी b है। अब 1 और 2 जो है, 1 और 2 दोनों सेम नहीं है, लेकिन 1 का इमेज और 2 का जो इमेज है वो हमारे पास दोनों सेम है। यानी कि f ऑफ 1 भी b है और f ऑफ 2 भी b है।
तो हमारे पास दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं लेकिन उनका जो इमेज है वो सेम है, तो हम ये कहेंगे कि ये फंक्शन जो है इट इज नॉट वन वन। इसी तरह जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो हमारे पास है ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखें इस जी फंक्शन में, इस जी फंक्शन में जो हमारे पास कोड डोमेन होगी, कोड डोमेन ऑफ जी वो हमारे पास है ए बी सी और डी। लेकिन अगर हम जी फंक्शन की रेंज देखें तो रेंज हमारे पास होगी ए बी और सी। तो कोड डोमेन और जो रेंज है दोनों सेट्स की इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है इट इज नॉट ऑन टू। अगर हमारे पास कोड डोमेन यानी कि अगर ऑन टू फंक्शन कब होता है, जब हमारे पास फंक्शन की कोड डोमेन और जो रेंज है वो दोनों इक्वल हो जाए, तो उस केस में हमारे पास फंक्शन जो है वो ऑन टू हो जाता है। तो दो डेफिनेशन हमने डिस्कस की, वन वन और ऑन टू। वन वन उस वक्त जब हमारे पास डिस्टिंक्ट इमेजेस का, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का जो इमेज है वो डिस्टिंक्ट हो, या आप कह सकते हैं कि अगर हमारे पास इमेजेस डिस्टिंक्ट हैं तो उनके प्री इमेजेस भी डिस्टिंक्ट होने चाहिए। और ऑन टू उस केस में जब हमारे पास को डोमेन के एलिमेंट्स हैं, को डोमेन का जो सेट है वो इक्वल हो जाए रेंज ऑफ द सेट के, तो उस केस में हम कहते हैं फंक्शन इज ऑन टू। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल ऐसी है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर स्पेसेस के दरमियान में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो वन वन होगी अगर हमारे पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के डिस्टिंक्ट इमेजेस हो। और ऑन टू कब होगी हमारे पास, जब हमारे पास सर अटेंडेंस। आप अपने नाम और रोल नंबर चैट बॉक्स में एंटर कर दें, मैंने आपको बताया नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, आप मेरे ख्याल है लेट आए हैं, सब स्टूडेंट्स ने अपने नाम और रोल नंबर लिख दिए चैट बॉक्स में। तो ऑन टू के केस में हमारे पास क्या होगा कि जो कोड डोमेन है और जो रेंज है वो सेम होनी चाहिए। तो नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास क्या है कि अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में आंसर हमारे पास कर्नल का सिर्फ और सिर्फ जीरो हो तो हम कहते हैं इट इज वन वन। तो वन वन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैज डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, इसका मतलब ये है कि जो जीरो है वो हमारे पास जीरो पर ही मैप करेगा, जीरो के अलावा आप बाकी एलिमेंट्स में मैप नहीं कर सकता। लेकिन अगर लेट से हमारे पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो कि जीरो पर मैप करें, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीरो इज जीरो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन इज जीरो, तो दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि जीरो पर मैप कर रहे हैं, तो इसका मतलब है जो कर्नल के एलिमेंट्स होंगे वो कौन से होंगे, जीरो और वन। तो अगर जीरो और वन है, यहाँ पे आप देखें कि जीरो जो एलिमेंट्स है वो वन के इक्वल नहीं है, लेकिन जो इमेज ऑफ जीरो है इट इज सेम एज इमेज ऑफ वन, यानी कि जीरो इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से ये बात हमें पता चल गई कि टी इज नॉट वन वन। तो अगर टी वन वन है इसका मतलब है कि जीरो का इमेज जो है वो सिर्फ जीरो ही होगा। तो टी अगर हमारे पास कोई सी दो वेक्टर स्पेसेस के दरमियान में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, टी अगर वन वन है इसका मतलब है कर्नल में सिर्फ और सिर्फ जीरो एलिमेंट ही आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास v और w दो वेक्टर स्पेसेस हैं जो कि फाइनाइट डायमेंशनल है और उनकी सेम डायमेंशन है, यानी कि v भी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, w भी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, और अगर t हमारे पास वन वन है तो बाकी जो दो फैक्टर्स हैं वो भी फॉलो होते हैं। कैसे, अगर t वन वन है इसका मतलब है कर्नल में सिर्फ और सिर्फ जीरो एलिमेंट्स है, और क्योंकि सेम डायमेंशन है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का डिस्टिंक्ट इमेज है, तो अगर V में n एलिमेंट्स हैं और n एलिमेंट्स में है उनके डिस्टिंक्ट ही इमेजेस हैं, यानी कि n डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोड डोमेन और जो रेंज है वो सेम हो जाएगी। W जो है वो कोड डोमेन है और जो रेंज है वो R ऑफ T है। तो सेम डायमेंशन होने की वजह से जो रेंज है कोड डोमेन है वो भी सेम हो जाएगी। यहाँ पे एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें हम कंसिडर करते हैं मैट्रिक्स जो m बाय m मैट्रिक्स है। अब प्रीवियस केसेस में हमने देखा है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास तीन इक्वेशन है, यानी कि m इक्वल्स टू 3 है और n इक्वल्स टू 4 है, मेरे पास 4 अननोन्स हैं x1 x2 x3 और x4।
अब मैं अगर इसका मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल 0 1 -1 5 7 4, तो 3 इक्वेशंस हैं और 4 अननोन हैं, यानी कि हमारे पास m जो है वो लेस देन n है। इस केस में जब मैं इसको चेंज करूंगा रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में, तो मैक्सिमम मेरे पास क्या हो सकता है, जो एचलॉन रिड्यूस एचलॉन फॉर्म आएगी उसमें मेरे पास जो 3 by 3 मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी हो सकता है, और जो लास्ट वाला कॉलम है उस वेरिएबल्स को मुझे सपोज करना पड़ेगा एज ए फ्री वेरिएबल या फ्री पैरामीटर। तो जब मैं फ्री पैरामीटर कंसिडर करूंगा तो मेरे पास जो इक्वेशंस है, जो x4 है, उसका जो सोल्यूशन है वो डिपेंड कर रहा है फर्स्ट 3 पे। इसका मतलब यह है कि मेरे पास यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा, तो उस केस में जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन होगी दैट वुड नॉट बी वन, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं वो x4 पे डिपेंड कर रहे हैं। इसी तरह अगर हमारे पास इक्वेशंस हो जिसमें हमारे पास m लेट से 3 है और n इक्वल्स टू 2 है, जैसे 1 0 3 4 2 और 5, यहाँ पे अननोन्स हमारे पास है x1 और x2, और जो हमारे पास इक्वेशंस हैं वो हमारे पास है 3। उस केस में हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन दैट वुड नॉट बी ऑन टू। तो अगर m जो है वो ग्रेटर देन n है तो इसका मतलब ये है, अगर m लेस देन n है इसका मतलब है नॉट 1 1, अगर m ग्रेटर देन n है इसका मतलब है नॉट ऑन टू। तो अगर m इक्वल्स टू n है उस केस में हम 1 1 कब कंसिडर कर सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ अगर हमारे पास a इज इनवर्टिबल। तो अगर m इक्वल्स टू n है और साथ में a इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, अगर a इनवर्स एग्जिस्ट करता है इसका मतलब ये है कि a इज, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है इट इज 1 1। अगर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 है तो प्रीवियस थ्योरम यूज करते हुए कर्नल जो है वो 0 होगा, कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज कंसिस्ट ऑफ ओनली 0 और आल्सो t इज ऑन टू। तो फाइनाइट डायमेंशन के केस में अगर हमारे पास n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और वो मैप कर रही है n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस से, यानी कि m इक्वल्स टू n है, तो अगर हमने फाइंड करना है कि इज इट इन्वर्टिबल और नॉट, या ये 1 1 और ऑन टू है या नहीं है, तो उस केस में हम क्या चेक करेंगे कि जो मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है उसका इन्वर्स चेक करेंगे। अगर मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है इसका मतलब है वो ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, और उसका जो कर्नल है वो सिर्फ और सिर्फ 0 पे कंसिस्ट करता है। यहाँ हमने एक एग्जांपल कंसिडर किया, P3 मींस पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3 और लेस देन 3। तो इसके जो बेसिस एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास हैं 1x x स्क्वायर और x क्यूब। इसी तरह R4 जो है वो हमारे पास हमने हमारे पास R4 जो है वो है 4 डायमेंशनल स्पेस, जिसमें हमारे पास हर एलिमेंट जो है वो इन 4 टुपल्स की फॉर्म में होगा, यानी कि A B C और D। और जो T2 ट्रांसफॉर्मेशन कंसिडर किया है वो हमने कंसिडर किया मैट्रिसेस 2 by 2 मैट्रिसेस। तो 2 by 2 मैट्रिसेस के केस में जो बेसिस एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 0 1। अब हमने प्रूफ ये करना है कि हमारे पास जो T1 और T2 है ये हमारे पास 1 1 और 1 2 है। तो हमने इनको 1 1 1 2 प्रूफ करने के लिए जस्ट यही एक हमने कंडीशन प्रूफ करनी है। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रूफ कर दें कि कर्नल जो है वो कंटेन करता है 0, क्योंकि P3 ये भी 4 डायमेंशनल स्पेस है, R4 भी 4 डायमेंशनल स्पेस है, M2 भी 4 डायमेंशनल स्पेस है, R4 भी 4 डायमेंशनल स्पेस है। तो अगर हमने सेम फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस है, अगर हमने इसको प्रूफ करना है कि 1 1 और 2 है, तो हमने सिर्फ और सिर्फ यही प्रूफ करना है कि इसका जो कर्नल है वो कंटेन करता है 0 को। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले ट्रांसफॉर्मेशन में कर्नल कैसे फाइंड करेंगे, कर्नल का मतलब ये है ये पॉलिनोमियल जो है a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स टू ये मैप करता है इस पे 0 0 0 और 0 पे। तो 0 जो है वो हमारे पास, इसका मतलब है a 0, इसका मतलब है b इक्वल्स टू 0, इसका मतलब है c इक्वल्स टू 0 और इसका मतलब है d इक्वल्स टू 0। तो जो पॉलिनोमियल हमारे पास था a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब, अगर हम इसमें a की जगह 0 पुट करते हैं तो 0 प्लस 0 टाइम्स x
प्लस 0 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 0 टाइम्स एक्स क्यूब। ए भी 0 पुट कर दिया, बी भी 0 पुट कर दिया, सी भी 0, डी भी 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो कर्नल ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 0 पॉलिनोमियल को कंटेन करता है, और इसके अलावा और कोई पॉलिनोमियल नहीं है जो हमारे पास 0 हो। इसी तरह T2 में अगर हमें प्रूफ करना है 1 1 और 1 2, हमने इसका कर्नल फाइंड करना है। तो कर्नल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, T2 जो है वो अगर मैट्रिक्स A B C और D अगर इस पे अप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 0 मैट्रिक्स का 0 R4 का 0 क्या होगा, 0 इन R4 इट इज 0 0 0 और 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 0 और 0। अब ये हमारे पास A की वैल्यू है, ये B की वैल्यू है, ये C की वैल्यू है और ये D की वैल्यू है। तो अगर आप यही मैट्रिक्स ये 0 A B C D की वैल्यू इस मैट्रिक्स में पुट करें, इसका मतलब है A B C D, तो A की जगह 0, B भी 0 है, C भी 0 है और D भी 0 है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 0 मैट्रिक्स। इसका मतलब है कि कर्नल में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 0 मैट्रिक्स आ रहा है। तो अगर कर्नल में हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है, यानी कि कर्नल ऑफ T2 ट्रांसफॉर्मेशन वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है, यानी कि 0 मैट्रिक्स। तो इट मीन्स कि ये 1 1 भी और 1 2 भी। और यहाँ पॉलिनोमियल के केस में हमारे पास जो कर्नल ऑफ T1 था वो हमारे पास था 0 पॉलिनोमियल ओनली। तो इसका मतलब है कि T1 भी हमारे पास 1 1 भी है और 1 2 भी है। तो इसी तरह कोई भी क्वेश्चन लेकर हम अगर फाइनाइट डायमेंशन में V वेक्टर स्पेस और W वेक्टर स्पेस दोनों की डायमेंशन सेम है, और अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला दिया गया, अगर हम उसका कर्नल फाइंड कर लें और कर्नल में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है यानी कि 0, तो हम प्रीवियस थ्योरम यूज करते हुए कह सकते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो 1 1 भी है और 1 2 भी है। यहाँ तक हम स्टॉप करते हैं। कोई क्वेश्चन आप स्टूडेंट्स का तो पूछ लें, और कोई बात समझ नहीं आई तो भी पूछ लें। जो स्टूडेंट्स नो रेडी हैं सर। वो आप रोल नंबर जो है वो चैट बॉक्स में लिख दें ताकि आपके अटेंडेंस में मार्क कर दें। Then see you on some other day. Allah Hafiz.